तो लास्ट लेक्चर में अपन ने AS 19 शुरू किया था, अकाउंटिंग फॉर लीजेज, और उसमें अपन ने चीजें देखी थी किस तरह से पीवी ऑफ MLP निकाला जाता है, किस तरह से IRR निकाला जाता है, बराबर है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्या बोलता है, सुनो। अक्षर इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन अ मशीनरी ऑन लीज फॉर 36 months and its useful life is 60 months. Cost and fair market value of the machinery is 5 lakh. The amount will be paid in 3 equal annual installments, and the lessee will return the machinery to the lessor at the termination of the lease. The unguaranteed residual value at the end of the third year is 50,000. IRR of the investment is 10% per 10%, and present value of the annuity factor is ₹1 due at the end of third year at 10%. IRR is 2.4868, and the present value of ₹1 due to the end of the third year is 10%. At 10%, IRR is 0.7513. You are required to comment with the reason whether the lease constitute finance lease or operating lease. If it is the finance lease, calculate the unearned finance income. पहले तो आपको ये बताना है कौन सी लीज है, बराबर है। अब देखो, अगर मंथ वाइज बात करूँ तो 36 मंथ कवर कर रहे हैं 60 में से, तो मेजोरिटी ऑफ लाइफ हो रही। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि लास्ट में उसकी हो जाएगी, ना स्पेशल नेचर का है। अरे क्या बोला, समझ में आया ना। लेसी के पास में ऑप्शन 2 बाय है, तो वो चारों कंडीशन तो नहीं है, बस वो एक हो सकती है। अगर पीवी ऑफ MLP और फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाए ऑलमोस्ट, तो हो सकता है। इसके लिए तुमको पहले पीवी ऑफ MLP निकालनी पड़ेगी, पर उसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मैं लिखूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत समझ लेते हैं, कहाँ गया दिक्कत, समझ लो भैया। कैसे निकालते हैं आप, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ना। कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ MLP कैसे करते हैं वो देख लो। ईयर लिखता हूं, कितने साल है, 3, 1, 2 and 3, और लास्ट में गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी है, बराबर है। चलो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, लीज रेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने के चांस हाई होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लीज रेंट, कितना लीज रेंट है बेटा, कहाँ है लीज रेंट, ओ तेरी, लीज रेंट ही नहीं है। अब कैसे करें, पगला है क्या, लीज रेंट नहीं दिया। चलो जो दे रखा वो तो लिखते हैं। हाँ, डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 10% ना। अब ये तीनों साल का क्यूमुलेटिव दे रखा है इसने, जो डिस्काउंटिंग करते हैं अपन तीनों साल का, वो दे रखा है, दैट इज 2.4868, और लास्ट का अलग से वापस दे रखा है, जो अब मैं इसका निकाल सकता हूँ UCRV में 0.7513। बस अब यहाँ पे पीवी निकालते हैं, और ये होता खत्म। इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। अच्छा नहीं, गारंटी रेसिडुअल भी है, कितना, 50,000। हाँ, हम गारंटी कितना है, नहीं है, कोई बात नहीं, ये अनगारंटीड है। चलो हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मैंने लिखी है। अब बबुआ कैसे करेंगे, हाँ, नीचे कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है, कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू कितना बेटा, बस ये भी लिख दिया तुम्हारे लिए। और कुछ बचा तो वो भी बोल दो, वो भी लिख देता हूँ। नहीं है, अब सॉल्व करो। अच्छा, फंसे कि नहीं फंसे, यही तो है इसमें ट्रिक, लोचे वाला सा। कौन सा सम, लोचे वाला सा। अब कैसे करेंगे इसको, अब इसमें 2 चीजें करने के तरीके हैं। पहला, एक हमको अजम्पशन माननी पड़ेगी कि जो इसकी पीवी ऑफ MLP होगी वो 5 लाख रुपए होगी। कितनी होगी, टोटल 5 लाख, जिसमें सब वैल्यू ओवरऑल उस असेट का वैल्यू है। मैं थोड़ा इसको दूसरे बेस से समझाता हूँ, ठीक है। पहले इस 50,000 इंटू 0.7513 को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 37565। चलो ये है। अब मैं क्या बोलूं, ध्यान से सुनना।
ये जो 5 लाख इसकी मार्केट वैल्यू है, क्या है इसकी, और आज मेरी कॉस्ट है 5 लाख, मतलब मोटा मोटी मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं इसमें। इसमें से लेसी ने मुझे जो गारंटी नहीं दी है वो दे रखा है। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा, ये 5 लाख कब की वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू की आज की वैल्यू? आज की वैल्यू कॉस्ट लाख। इसमें से आज की जो गारंटी नहीं दी है मुझे, किसने, लेसी ने, वो मुझे दे रखा है। तो कितनी गारंटी नहीं दी है? 5 लाख में से 37,565 माइनस कर ले। हाँ तो बताओ कितना आया? 462 435। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे लेसी ने मुझे जो गारंटी दी है और जो लीज पेमेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है इसका, 4,62,435। अब समझो, आज ये लैपटॉप 5 लाख का मिलता है तो तुम उससे लीज पे ले रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं जो तुमने मुझे गारंटी नहीं दी है, जो तुम मुझे पैसा नहीं दोगे वो आज का पता है। तो इसका मतलब जो तुम मुझे पैसा देने वाले हो, चाहे गारंटी के रूप में हो या चाहे लीज पेमेंट के रूप में हो, क्या वो मुझे पता है कि नहीं पता है? पता है। कैसे? 5 लाख में से वो माइनस कर लेता हूं तो बचा हो तो मुझे देगा। और पीवी ऑफ एमएलपी में वही तो लेते हैं अपन, जो लीज पेमेंट आज का होता है और गारंटीड एसेट वैल्यू होता है। तो क्या वो दोनों मिला के ये हुआ कि नहीं हुआ? अब तुमको ये पता है, तुमको ये पता है, तो क्या इसका डिवाइड करके हम एनुअल लीज निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये क्या पता है 2.4868 क्या है? हाँ, ये जो अपन लिखे थे ना 0.9909 उस सबका टोटल था। तो थोड़ा बहुत तो मैथ्स तो पढ़ा ही होगा ना आपने। तो ये 2.4868 ये वो है। तो अब क्या करेंगे, इस 4,62,435 में 2.4868 का डिवाइड कर लो। ये हो गया एनुअल लीज 185,956। ये इक्वल है, एनुअल लीज इक्वल है, तो ये आ गया 185,956। अब चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मेरी लीज 18595 है और इसका अलग में लिखता, मान लो जैसे 0.909 0.857 बराबर ना, तो अब इतना मैच तो पड़ा होगा। ये तीनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो उठा लो। तो हमने उठा लिया 185,956 और इसका टोटल मार दिया, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर मिल जाएगा। तो हमने इसको उल्टा चला है। मुंह देख के समझ में आना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थम्बा, मुझे पता है मैथ तुम्हारी मुझसे भी वीक है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 सुनना 2 2 2 ये क्या है, ये 6 ये 7 ये 3। अब दो तरीके होते हैं, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 2 14 और 3 इंटू 2 3 इंटू 2। अब ये हो गया बेटा, अरे हाँ कि ना। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। इसका टोटल मारो कितना होता है, कितना 10 32 ना। हाँ, अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दो जो है ना, मैथ्स बोलता है कि दो जो है वो सब आपने क्या किया पता है, आपने किया 2 इंटू 6 प्लस, और थोड़ा तुम्हारे लिए मैथ्स अच्छा कर लेता हूं मैं, ये तुमने किया बेसिकली। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये 2 2 2 कॉमन है, इसको निकाल दो कॉमन, इंटू जो अनकॉमन है उसको आपने टोटल मार दिया, 6 प्लस 7 प्लस 3, तो 2 इंटू 16 कितना हुआ, 32 हुआ कि नहीं हुआ? अरे आया, इतना मैथ आया कि नहीं आया? तो इससे पहले मान लो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है, सपोज करना 10,000 का, मान लो 10,000 10,000 10,000। अब तुमने डिस्काउंटिंग किया 0.909 0.875 और 0.752 मान लो। तो या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, या एक काम कर सकते हैं, इनका टोटल मार के, जैसे इसका मैं टोटल मारता हूं, मारो कितना होता है, 2.536 बराबर ना। तो मैं 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करके भी इसका जो टोटल आंसर है वो निकाल सकता हूं, 25,360 ना। हाँ, अब अगर मान लो मैं ऐसा नहीं करता, अलग करता तो कितना आता वो देख लो। तो जैसे अलग करता मान लेते हैं, तो करो, ये आ गया 9090 बराबर है, ये आ गया 8750 और ये गया 7520, मारो। सेम आया कि नहीं आया? क्या बोला, समझ में आया? तो हमने क्या किया, ये वाला लंबा वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसका टोटल लिख दिया जो था 2 पॉइंट कितना था 4868 जो भी। तो मुझे बता, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करेगा तो क्या मुझे वापस ये 10,000 मिलेगा नहीं मिलेगा?
कुछ समझ में आएगा क्या? तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। कहाँ गया है? यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो नहीं पता, बट हमको इसका जो भी डिस्काउंटिंग और तीनों का वो टोटल क्यूमुलेटिव पता है। जो था कितना था तुम्हारा बुक में देखो, 4868। अब क्या करेंगे हम, इस 462 435 में 2.486 से डिवाइड करेंगे तो आपको सीधा एनुअल लीज रेंट मिल जाएगा। क्या बोल रहा, समझ में आया तुमको? अब ये इक्वल है, एनुअल है, इक्वल है, इक्वल है तो जो पहले साल में होगा वही दूसरे साल में होगा, वही तीसरे साल में होगा, तो ये तीनों को निकाल दिया। अब मुझे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोला है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हमेशा लेसर के व्यू से होता है। इनकम तो लेसर का होगा ना, तो लेसर का जब व्यू ले रहा हूं तो उसमें जो टोटल पैसा वो कमाने वाला वो लेंगे। तो एक तो इंस्टॉलमेंट इतना कमाएगा प्लस अनगारंटी का भी कमाएगा। गारंटी प्लस अनगारंटी ना, लेसर तो वो भी करेगा, गारंटी यहाँ पर नहीं तो अनगारंटी भी कमाएगा। तो इसका टोटल मार दो 607868 बराबर ना। अब मुझे जो पैसा आया था उसका वैल्यू है 5 लाख, और जो तुम लेने वाले हो फ्यूचर में उसका वैल्यू है 607868। तो कितना एक्स्ट्रा इनकम हो गया? 107,868। दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या बोला, कुछ समझ में आया तुमको? ठीक है, तो अब इसको हमको लिखना है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं चलेगा, बट मैं OF करके लिखा देता हूँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए कि हमने क्या किया। ठीक है, ध्यान से समझना हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 5 लाख को अज्यूम किया कि ये टोटल इसकी कॉस्ट है, जो लिखा भी कॉस्ट या फिर जो भी तुम बोलो वो पता है हमको, इतनी इसकी वर्थ है। इसमें से हमने सेकंड नंबर पे जो गारंटी नहीं दे रहा उसका आज का वैल्यू निकाल दिया। तो जो मुझे गारंटी के रूप में या इंस्टॉलमेंट में जो पैसा मैं कमा पा रहा हूँ वो मिल गया। तो थर्ड वाले में मैंने ये डिफरेंस निकाल दिया इसका। ये एक्चुअल में बैलेंसिंग फिगर आया बराबर ना। क्या है बेटा ये? कैसे 5 लाख उल्ट रिवर्स कैलकुलेशन, 5 लाख में से माइनस के ये आ गया। फोर्थ में मैंने ये डिस्काउंटिंग वाला फैक्टर लिख दिया। फिफ्थ में मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो 5 नंबर पे ये आ गया, और 6 नंबर पे इसका टोटल मार दिया, ये हो गया। क्या बोला, समझ में आया तुमको? इस तरह से किया, अंडरस्टूड? तो ये सीक्वेंस में हम करेंगे। अब इसको लिखना कैसा, एग्जाम में ऐसा लिख के अलाउड आगे 2 मार्क्स मिल जाएगा 5 में से। ठीक है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, वो लिखते हैं अपन, बट एक बार के लिए ऐसा लिख दो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के ये वाला, ताकि थोड़ा समझ में आएगा कि क्या हुआ प्रोसेस। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 1 2 दूसरे कलर के पेन का यूज करना ताकि पता चलेगा कि ये ऐसा लिखना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कोई नहीं लिखेगा। अभी एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, सिस्टम यही फॉलो होगा, पूरा तरीका यही होगा, बट लिखने का तरीका तो कुछ और होगा। ठीक है, क्या करना है वो देख लेते हैं। अरे ये क्या आ गया? सबसे पहले फॉर एग्जाम के हिसाब से कैसे करेंगे वो देख लो आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। क्या था? इक्विपमेंट था ना कि मशीन था? मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 5 लाख। ठीक है, फिर अनगारंटीड रेसिडियल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू 50,000। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडियल वैल्यू 50,000 इंटू 0.751। क्या 1313 कितना आ गया ये मल्टीप्लाई करने पे? 3756 ये आ गया। तो अब जो लीज पेमेंट हो रहा है उसका मुझे आज का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये माइनस कर, इसमें से माइनस करते 5 लाख में से, तो अपन लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। कैसे?
टोटल 5 लाख था, उसमें से इतनी गारंटी नहीं दी आज की वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू की, तो बचा हुआ लीज पेमेंट प्लस गारंटीड हो गया, वो यहाँ पे मिल गया। कितना आया था ये? 462 435। अज्यूम मतलब पता है ना, क्वेश्चन में बोला भी है कॉस्ट है, तो आज की उसकी वैल्यू कितनी है? 5 लाख। कॉस्ट भी आज की नहीं, वो जरूरी नहीं, वो इम्प्लाइड है ना इसमें, ऐसा है। और क्वेश्चन में दे भी कॉस्ट इज 5 लाख। कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, सिर्फ फेयर वैल्यू बोला होता तो हम अज्यूम करते हैं कॉस्ट भी 5 लाख है, बट नॉर्मली इसमें दे ही रखा है कॉस्ट कितनी है बेटा? 5 लाख। तो हम बोले आज की वैल्यू 5 लाख है, और आज का वैल्यू का जो पैसा नहीं दे रहा है लेसी, वो इतना है, तो मतलब बचा हुआ पैसा वो दे रहा है, तो वही तो हमको चाहिए था प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोला, समझ में आया? चलो ये मिल गया अपने को। अब एन्यूटी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, फॉर 3 ईयर 2 पॉइंट कितना था? 4868, ये हमको प्रेजेंट वैल्यू में एन्यूटी फॉर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 एन्यूटी फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। अब अगर हमको एनुअल लीज चाहिए, एनुअल लीज रेंट, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है 2.4868, therefore एनुअल इक्वल लीज रेंट वन 185,956, ये एनुअल लीज मिल गया। क्या बोला, समझ में आया तुमको? वही जो यहाँ पे अपना निकाला था, ये वाला है, बराबर है। अब लास्ट में इसने पूछा अनर्ड फाइनेंस इनकम निकालो, क्या निकालो? बट उससे पहले लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग है कि फाइनेंसिंग है, वो निकालना पड़ेगा। फाइनेंसिंग है, कैसे पता चला? वैल्यू, हाँ देखो सिंस, अच्छा कितना कवर करता है वो भी लिख देते हैं अपन, कितना कवर कर रहा है देख लो। वो परसेंट अगर निकालना, परसेंट भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट कवर हो रहा है, बराबर ना। तो परसेंटेज कवर, कितना परसेंट कवर करता है, तो वो देख लो आप। सब्सटेंशियल कवर ऐसा लिख देते हैं, सिंस पीवी ऑफ एमएलपी substantially cover fair value, hence lease is finance lease। अब कैसे कवर कर रहा है वो देख लो, वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं तुमको। तो कितना था इसका टोटल, वो पीवी 462,435 डिवाइड बाय आउट ऑफ 5 लाख 92.4, बस 49 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट कवर हो रहा है, मतलब 92% हो गया, मोर देन 90% हो गया, तो ये सब्सटेंशियल कवर कर ही रहा है। क्या बोला, तुमको समझ में आया? तो बस एक नोट ले देंगे अपन। अब यहाँ पे अनदर फाइनेंस इनकम निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देख लो। अनदर फाइनेंसिंग कैसे निकालेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या लेते हैं अपन? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल लीज रेंट, दैट इज 185,956 इंटू 3 कर ले, प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो 50,000 होता है, इसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। करो कितना होता है? 607,868। इसमें से माइनस करते हैं, या तो तुम पीवी ऑफ एमएलपी दे रखा था वो कर लो तो भी चलेगा, या कॉस्ट कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो पीवी ऑफ एमएलपी, यहाँ पे पीवी ऑफ एमएलपी में लेसर का व्यू दिखा जाता है, तो उसमें अनगारंटी भी लिया जाता है, तो सब मिला के 5 लाख ही आ रहा है ना वो, तो 5 लाख। तो अब मुझे बताओ, या कॉस्ट भी बोल सकते हो क्योंकि आज का वैल्यू का वही तो इक्वल होगा, तो 107,868 दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। बस यही पूछा है।
अरे बोलो समझा। तो चीज पूरी वही है, यहाँ तक ये अपने सेम किया था, इसमें डिफरेंस ये निकाला था, मान लो हो गया था, तो बस वही है, बट प्रेजेंट इस तरह से करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक कर लिया था ना, ये वाला शुरू कर। हाँ 90% ज्यादा समझ लो, नहीं तो फिर मेजोरिटी पार्ट नहीं मानेंगे, सब्सटेंशियल नहीं मानेंगे अपन। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में हम 90% का ले लेते हैं, क्योंकि हम 10% का डिस्काउंट अज्यूम कर सकते हैं। हाँ फिर हम ऑपरेटिंग मान सकते थे, क्योंकि 85 तक तो ही कवर किया ना आपने, मेजोरिटी तो किया ही नहीं है। वो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या लेते हो। हाँ ऐसा नॉर्मली आप लेके चलो, मोर देन 90% आप ले लेना, 90% से कम है तो मत लेना, ऐसा सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, बराबर ना। ये सारा खेल था फाइनेंस लीज का, बराबर ना। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की। किसकी बात करते हैं? तुम बोले क्या मजाक कर रहे हो सर, ऑपरेटिंग लीज तो बड़ा सिंपल होगा, लीज रेंट टू कैश और बैंक ऑफ पीएनएल टू लीज रेंट, बराबर ना, बराबर ना। ना मुन्ना ना, इतना सिंपल। दिक्कत है इसमें भी। इसमें दिक्कत क्या है? छोटी सी दिक्कत है। ये बोलता है कि जब आप ऑपरेटिंग लीज की बात करते हो, किसकी बात करते हो? ऑपरेटिंग लीज की। तो ऑपरेटिंग लीज में आपको क्या करना है कि जो अमाउंट आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ इनकम या एक्सपेंस, लेसर इनकम और लेसर एक्सपेंस दिखाएगा, वो जो पे कर रहा है वो नहीं दिखाना है। क्या बोला? जो पे कर रहा है वो दिखाना, बल्कि आपको अगर उसका रेशियो बेनिफिट पता है तो उस रेशियो बेनिफिट के अंदर दिखाना है, और रेशियो बेनिफिट नहीं पता है देन यू हैव टू यूज एसएलएम मेथड। क्या बोल दिया, कुछ समझ में आया? नहीं, समझाता हूं। मान लेते हैं, क्या बोला ध्यान से सुनना, मैंने ये क्लासरूम लीज पे ले लिया, और सच में लीज पे लिया, कोई घपला किया, 5 साल के लिए लीज पे ले लिया, ठीक है, 5 साल बाद खाली कर लेंगे अपन, तो ये सच में लीज ही है। कौन सी लीज होगी ये? ऑपरेटिंग। पर इस साल मुझे है ना प्रॉफिट कम हुए। क्या हुए बेटा? प्रॉफिट। तो मैंने ओनर को क्या बोला पता है? एक काम करते सर, इस साल अपन रेंट कम रख देते, बराबर है, अगले साल मैं तुमको एक्स्ट्रा रेंट दे दूंगा, उसका जो भी होगा। क्या बोला, समझ में आया? मैंने ऐसा बोल दिया, तो उसमें ठीक है, कैसे दूंगे? मैंने बोला ज्यादा कुछ नहीं, मार्च का जो मैं थोड़ा कम दे देता हूँ, टोटल फेब मार्च का, और मैं उसको अप्रैल मई में दे दूंगा, शायद तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। उसने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ कि नहीं हुआ इधर? कभी मान लो मैंने 3 साल का रेंट साथ में दे दिया, 3 साल का रेंट क्या दे दिया? मेरे पास पैसा था, मैं दे दिया। ऐसे भी इस साल बहुत प्रॉफिट है, तो ज्यादा प्रॉफिट दिखाना नहीं है, तो 3 साल का रेंट साथ में ले लो। ये लोग 3 साल का रेंट साथ में ले लिया, तो आपने तो पे तो 3 साल का किया है ना, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस में 3 साल का रेंट साथ में जाएगा? तो जिस साल का जितना रेंट बनता है हाँ, उतना ही जाएगा। अब जिस साल का जितना रेंट बनता है वो कैसे निकालोगे? आप लोग डिसाइड करोगे। नहीं, वो तो इंस्टॉलमेंट तो आपने फिर मैनिपुलेट कर लिया ना, आप इंस्टॉल तो मैनिपुलेट कर सकते हो। वैसे मान मेरी तो कोई एम्प्लॉई है, तो जब वो लगता है तो जैसा काम करता है उसके हिसाब से सैलरी होती है, बराबर ना, वो डिसाइड होती है। तो लीज में कैसे आप डिसाइड करोगे? बराबर है। तो क्या पहले तो मुझे बताओ, जो पे किया वो क्या वो पीएल में जाना चाहिए? नहीं, बल्कि उस तरह का जो होता है वो जाना चाहिए। अब उस तरह का कितना होता है वो कैसे डिसाइड करोगे? तो ये एएस क्या बोलता है, बड़ा सिंपल बोलता है, पहला काम, अगर आपको पता है कि उससे आप कितना बेनिफिट लेने वाले हो कौन से साल में, तो उस बेनिफिट के रेशियो में बांट लो। क्या बोला, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मेरी क्लास में पहले साल में 20 बच्चे होंगे, दूसरे साल में 30 बच्चे होंगे, फोर्थ ईयर में 50 बच्चे होंगे, और फिफ्थ ईयर में 100 बच्चे होंगे। ये मेरा एस्टिमेट है। तो मैं जो भी लीज एंड टोटल लीज एंड है उसको इस रेशियो में बांट लूंगा, 20:30:50:100, ताकि जब ज्यादा बच्चे तो ज्यादा रेंट, कम बच्चे तो कम रेंट। क्या बोला, समझ में आया तुमको? अब मैं चाहे पे क्या करूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो मेरा होगा रेशियो में आ जाएगा। बट कई बार ये रेशियो निकालना पॉसिबल होता
बराबर ना, जहां पे पॉसिबल है वहां पे पॉसिबल करो, पर जहां पे नहीं है वहां पे फिर क्या करना, टोटल लीज रेंट लेना, इक्वल बांट देना। सबसे सिंपल होता है कि भाई आप टोटल 5 लाख रुपए देने वाले हो 5 साल में, तो हर साल कितना हो गया, 1-1 लाख बांट दो। अब चाहे पे आपने 1 लाख में से 10,000 किया वो अलग बात है, या आपने इस साल 3 लाख पे किया वो अलग बात है। अरे क्या बोला समझ में आया? हाँ, तो क्या हम जो पे कर रहे हैं वो पीरियड में जाएगा कि जो उस साल का होता है वो जाएगा? उस साल का अब उस साल का होता है वो कैसे पता चलेगा कि अगर लीज रेंट है, अपने को वो रेशियो पता है बेनिफिट का रेशियो, तो ये बोलता है कि वो इनकम या एक्सपेंस उस रेशियो बेनिफिट में होना चाहिए। बट अगर वो रेशियो बेनिफिट नहीं दे रखा है तो फिर हमको SLM मेथड यूज करनी है। कौन सी करनी है? तो क्या देगा, देखो इन द बुक्स ऑफ लेसर इनकम होगा और इन द बुक्स ऑफ लेसी एक्सपेंस होगा, ये तो हमको पता ही है। आगे बोला नोट लीज रेंटल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द रेशियो बेनिफिट अटेंड ड्यूरिंग द लीज टर्म्स। If the ratio benefit attained cannot be identified, then use the SLM method, ठीक है, of recording lease. For example purpose, if the ratio benefit is not given, assume SL. मोस्टली केस में आपको रेशियो बेनिफिट मिल जाएगा। जहां पे नहीं पता वहां पे टोटल लीज रेंट को डिवाइड कर लो, इक्वल बांट दो, सबसे बेस्ट तरीका। क्या बोला, आपको समझ में आया? जब आप लीज में तो आपने पहले से टर्म्स तो फिक्स की होगी ना, वही इतना रेंट रहेगा, तो आप क्या करो, टोटल जो भी लीज रेंट है उसको डिवाइड बाय 5 कर लो, इक्वल मान लेना। अगर नहीं पता बेनिफिट का तो, अब बेनिफिट का रेशियो पता तो वो रेशियो में बांट लो, सबसे सिंपल। अरे समझे? हाँ, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, output from a machine taken on 3-year operating lease are estimated at 10,000 unit in year 1, 20,000 unit in year 2, ये 1,20,000 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, और 50,000 unit in year 3, तो 10, 20, 50 रेशियो क्या 1:2:5। द अग्रीड एनुअल लीज पेमेंट आर 25, 45, 50। तो देखो पेमेंट इस तरह से कर रहा है अलग, अब वो एक्चुअल में अलग पेमेंट है बट हम उसको अलग पेमेंट नहीं मानते, हम उसको एक ही पेमेंट मानते हैं। तो 25, 45, 50 टोटल पेमेंट है 1,20,000। 1,20,000 को अपन क्या करेंगे, रेशियो बेनिफिट के अंदर बांट लेंगे, तो रेशियो बेनिफिट इज 1:2:5। फिर जो वो मेरा पेन हो जाएगा और बचा वो जो है उसको कहां पे डालेंगे, तो भाई साहब बचा वो कहां पे डालेंगे, एडवांस या आउटस्टैंडिंग नाम से। सैलरी बेनिफिट को तो एडवांस आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं, इसको कैसे बोलेंगे? ये बोलता है कि जो डिफरेंस है उसके लिए आप एक नया अकाउंट ओपन करो, टेम्परेरी अकाउंट, उसका नाम है लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्या नाम है उसका? बेसिकली वो आउटस्टैंडिंग एडवांस जैसा ही है, नाम इसका लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। जो डेबिट या क्रेडिट को भी बैलेंस आ सकता है, मतलब असेट में भी आ सकता हो, या क्योंकि एट द एंड में बात तो उसके रहते हो, सेटअप तो हो ही जाएगा। तो अपन आउटस्टैंडिंग बोले तो लायबिलिटी में आ गया, एडवांस बोले तो असेट में आ गया, बट इसको आउटस्टैंडिंग एडवांस नहीं बोलेंगे, इसको एक नया रिजर्व में डालेंगे। क्या नाम होगा? लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्या नाम होगा उसका? तो उस डिफरेंस को उसमें डाल देंगे, जो धीरे उसी में से बाद में सेटअप हो जाएगा, मतलब 3 साल में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला कंप्यूट द लीज रेंटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर। आपको निकालना कितना इनकम रिकॉर्ड करेगा, और साथ में आपको जनरल एंट्री भी पास करनी है इन द बुक्स ऑफ लेसी। करें, चलो कैसे करेंगे वो देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, टोटल लीज रेंट 25, 40 कितना था, और सॉरी 25, 45 और 50, तो टोटल लीज रेंट कितना हो गया? 1,20,000 बराबर ना। अब रेशियो बेनिफिट आपको पता है कि नहीं पता है? पता है, इसमें नहीं पता तो इक्वल मानता। रेशियो ऑफ बेनिफिट क्या? रेशियो बेनिफिट बताओ। 10,000, 20,000, 50,000, तो इसी के रेशियो में अपन इनकम टू बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। फर्स्ट का दिखा देता हूं मैं तुमको। 1,20,000 को बांटना है इंटू 10,000 डिवाइड बाय 80,000, ऐसा कितना? 15,000। सेकेंड ईयर में कितना आएगा फिर? 30,000, और लास्ट ईयर में 75,000। क्या बोला, समझ में आया? इस तरह से 1,20,000 को बांट दिया। तो ये तो पहले का आंसर होगा कि कितना, कौन से साल में कितना इनकम आएगा। दूसरा अपने को एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है?
जनरल एंट्रीज, मैं आपको नेट इफेक्ट की एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा वो ड्यू करके वो सब मतलब नहीं है, सीधा कर लेंगे। फर्स्ट आप पे कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में कितना पे कर रहे हो मुझे बताओ। ईयर 1 25 टू बैंक में तो जो रियल में पे किया वो आएगा ना, कितना पे किया है 25। बट जो तुम्हारा इनकम होना चाहिए, अच्छा किसके, लेसी के व्यू से पूछा इसने एंट्री, लेसी पेमेंट कर रहा है, लेसर होता तो पैसा मिलता, तो पेमेंट कर रहा है तो ये आ गया। अब लीज रेंट अकाउंट डेबिट, कितना लीज रेंट, लीज रेंट में आ गया 15, तो जो 10,000 डिफरेंस है वो कहां पे आ गया, लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व 10,000। अब पीएल में ट्रांसफर होगा सिर्फ 15 और ये डेबिट बैलेंस बच गया, तो ये असेट साइड में आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया। अब इसको ड्यू करके करना होता, मान लो तुम लोग सर सिखाते नहीं है ड्यू करके, वो भी सीख लो। मान लो ड्यू करके करने का है तो ड्यू करके कर लेते हैं। पहले आपने सबसे पहले लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने कितना पे किया एक्चुअल में 25,000, तो ये 25 लिख दिया मैंने, बराबर है, बट जाना चाहिए 15 ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ओनली 15, लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व 10 और टू लीज रेंट, ये भी चलेगा। अरे क्या बोला, समझ में आया। तो मेरे प्रॉफिट लॉस में सिर्फ कितना आएगा, 15 ही आएगा, लीज इक्वलाइजेशन में 10 आ गया और 25 का पेमेंट हो गया, तो पेमेंट भी हो गया, सब हो गया। अरे समझे, ये फर्स्ट टाइम है। ईयर 2 चलो वापस लीज रेंट पे किया, तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट कितना पे किया इस बार सेकेंड ईयर में, 45,000 टू बैंक, ठीक है। अच्छा इसके बदले मैं टू लेसी भी लिख सकता था, फिर लेसी टू बैंक वो भी कर सकता, मतलब लंबा छोटा प्रोसेस था, मैंने शॉर्ट में निपटाया है। चलो अब पीएल में ट्रांसफर करना है, पीएल में तो वही होगा जो आपने ऊपर निकाला था 30,000, तो लीज इक्वलाइजेशन में चला गया, कितना 15, टू लीज रेंट 45। क्या बोला, समझ में आया। अब मेरे लीज इक्वलाइजेशन में कितना हो गया, पहले डेबिट था बेटा 10, अभी डेबिट हो गया 15, 25 डेबिट हो चुका है। अब सुनना, ईयर 3 लीज रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक, जो पे किया वो बराबर ना, बट अब मजा आएगा। अब P&L में कितना आएगा 75, टू लीज रेंट 85 था, तो बचा हुआ किस में से एडजस्ट होगा, वो लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व में से, तो लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट 25, तो 25 डेबिट था, 25 क्रेडिट हो गया, खत्म, और सब खत्म हो गया। अरे क्या बोला, समझ में आया तुमको। इस तरह से ये सिंपल सा होता है, कॉपी कर लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आ चुका है, वापस करना अपने को। आउटपुट फ्रॉम अ मशीन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 years आर एस्टिमेटेड एट 10,000 यूनिट इन ईयर 1, 20,000 in year 2 and 30,000 in year 3, 40,000 in 4th year, 20,000 in 5th year and 5,000 in 6th year। तो टोटल मिला के 6 साल में आपके पास ये है 10, 20, 30, 40, 20, 5। The machine was given on 3-year operating lease by a dealer of the machine for an equal annual lease rental to yield 20% profit margin on a cost of 5 lakhs। ये बोलता है कि आपने क्या किया है, इसको 3 साल ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, जिसमें आप यील्ड कमाने वाले हो 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 5 लाख। आपको क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन के लिए यू हैव टू यूज द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, और किस रेशियो में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बोलता है प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट के रेशियो में डेप्रिसिएशन चार्ज करना।
तीन चीज निकालनी है। पहला है एनुअल लीज रेंटल, दूसरा है लीज रेंट और तीसरा है डेप्रीशिएशन। पहले बताओ एनुअल लीज रेंट कैसे निकालेंगे। हाँ पहले तो आप टोटल रेंट निकाल देते हैं, फिर आगे की बात है। तो पहले टोटल रेंट निकालो। हाँ ठीक है, हाँ, पर अभी कहानी में ट्विस्ट तो आएगा। कैलकुलेशन ऑफ पहले लीज रेंट, कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंट। क्या लिखा था आपने, कैलकुलेशन ऑफ द, क्या बोला है इसने, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसने बोला है 20% बराबर है 20% ऑन कॉस्ट। तो बेटा इसका मतलब 5 लाख प्लस 20% हुआ ना, तो 6 लाख होता है, बराबर है। पर ये 6 लाख जो कमाना है, क्या ये लीज पीरियड में कमाना है कि ओवरऑल कमाना है? ओवरऑल, ओवरऑल कमाना है। अब अगर मुझे ओवरऑल 6 लाख कमाना है, बट मुझे तो लीज रेंट में कितना कमाना है वो चाहिए ना, तो कैसे करेंगे मिस्टर अभिषेक? इसने क्या बोला है, द मशीन वॉज गिवन ऑन 3 year ऑपरेटिंग लीज बाय द डीलर ऑफ द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू yield 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 5 लाख। तो 20% प्रॉफिट मार्जिन यील्ड है, बराबर है। तो आप ओवरऑल पे बात कर रहे हो, ओवरऑल मतलब इस मशीन से आपको पूरे पे इतना कमाना है। अब आपको सिर्फ 3 year का चाहिए, ना कि पूरे साल का, पूरे लाइफ का नहीं चाहिए, सिर्फ कितने साल का चाहिए, 3 साल का। तो अब कैसे करेंगे? अब मुझे बताओ, अगर आपको सिर्फ 3 साल कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट क्या रहेगा, 3 साल के आउटपुट ले लो, तो टोटल आउटपुट जो है तुम्हारा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये जैसे आपने किया था, इनटू टोटल आउटपुट ओनली लीज पीरियड आउटपुट, इससे अपन निकाल सकते हैं। तो टोटल आउटपुट क्या है आपका, बताओ। पहले साल में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर कितना, 20, फिर 5। अब आपको चाहिए सिर्फ 3 साल के लिए। 3 साल में कितना आउटपुट है, 10 प्लस 20 प्लस 30। तो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 6 लाख इंटू ये होगा कितना बेटा, 60,000 डिवाइड बाय 1,25,000। तो बताओ कितना आता है, 288,000। तो मेरे आउटपुट के हिसाब से मैं इतना टोटल 6 लाख कमाना है, बट आउटपुट के रेशियो में 3 साल में मैं इतना कमा सकता हूँ। क्या बोला, समझ में आया? तो टोटल 2,88,000 का अपना हो जाएगा। ये हो गया टोटल लीज रेंट, टोटल लीज रेंट 3 साल का। अब क्या मेरे पीएनएल में जितना पे किया वो जाता है कि जो रेशियो बेनिफिट में आएगा? रेशियो ऑफ बेनिफिट में जाएगा। तो अपन इसको रेशियो बेनिफिट में बांट लेंगे, अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज। अच्छा पहले वो निकाल देते हैं, एनुअल लीज। ये तो टोटल लीज आ गया। पहले फर्स्ट का आंसर, व्हाट विल बी द एनुअल लीज रेंट? बताओ एनुअल लीज क्या होगा? तो सीधी बात है, 2,88,000 है, डिवाइड बाय 3 कर लो, इक्वल चाहिए जो रियल में पे करेगा वो वाला 96,000 पर एनम। जो देखो आपने निकाल दिया इतना लीज एंड टोटल होगा, बट सामने वाला लीज वसूल तो इक्वल कर रहा है। तो इक्वल 3 साल हर साल कितना वसूल, 96 96 96। अब पेल में कितना जाएगा वो बाकी है। ये तो लीज एंड कितना वो लेगा वो अपन निकाला है। क्या बोला, समझ में आया? हाँ, दूसरा इसने क्या पूछा था, लीज रेंट पूछ लिया। लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब इनकम कितनी होगी? इनकम ये थोड़ी होगी जो पे करते हैं वो थोड़ी होती है, जो रेशियो बेनिफिट होता है वो होता है। दूसरा लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। चलो अब ये आउटपुट के रेशियो में होगा। हमको पता है टोटल लीज रेंट 2,88,000 बराबर है, और इनका आउटपुट रेशियो ले लो। 3 जगह चाहिए अपने को, 10,000, 20,000, 30,000। देयरफॉर
लीज इनकम बोल देते हैं, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। निकालो भाई, 2,88,000 को बांटो, ठीक है, कितना हो गया, पहले 10,000 डिवाइड बाय 60, हाँ 48,000, 96,000, 1,44,000, और बीच का डिफरेंस होगा वो लीज इक्वलाइजेशन में चला जाएगा जो लास्ट में सेटअप हो जाएगा, बराबर है। ये खत्म हो गया, बट वो एंट्री पूछी नहीं, वो करनी नहीं है। लास्ट थर्ड वाले इसमें पूछा है डेप्रीशिएशन, बराबर ना। क्या डेप्रीशिएशन 6 साल का पूछा है कि सिर्फ 3 साल का पूछा है? डेप्रीशिएशन फॉर 3 ईयर लीज। अब मुझे डेप्रीशिएशन किस पे लगता है? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट हमको पता है 5 लाख। अच्छा, रेशियो क्या लेना है? इक्वल लेना कि आउटपुट का रेशियो लेना? आउटपुट का। इसने बोला अप्रोप्रिएट आउटपुट का रेशियो होगा, तो आउटपुट रेशियो बराबर है 10, 20, 30, अरे पर टोटल में करना पड़ेगा ना, हाँ 40, 20 और 5। क्या बोला, समझ में आया? अब डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर, चलिए ईयर 1 5 लाख इंटू ये 1,25,000 और 10, 40,000, 40,000। ईयर 2 5 लाख 20, 80,000। ईयर 3 1,20,000 ना, बस आगे तो पूछा नहीं है, करना नहीं है। क्या बोलना समझ में आया? तो बस इसमें आपको समझने वाली चीज क्या थी पता है? ये स्टार्टिंग वाला, अगर ये रेंट ही गलत निकाल दिया तुमने 2,88,000 तो सारा खेल खत्म है। उसके बाद तो इजी था, उसके बाद कुछ सही नहीं करने को। 2,88,000 वॉज मेन थिंग, ये आपको बराबर निकालना पड़ेगा, बराबर है। और 2,88,000 कैसे निकाला कि 5 लाख ये था 20% पे, तो 6 लाख होता है, बट वो टोटल पीरियड में होता है। हमको सिर्फ 3 साल की बात करनी है, तो 3 साल में कितना होगा, तो उसके आउटपुट के रेशियो में कर लिया। अरे समझे? चलो डन, कॉपी कर लो, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।